सर्द नम हवा धीमी लय में बह रही थी। हरी हरी घास पे सबांची की गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाजे के सामने सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ सब्जा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थीं जब डीजे ने उसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी जीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी उनके साथ है। उसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। आओ, इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो खटखट जीना उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने उसे नहीं पुकारा। वो उन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई थी और वो यही चाहती थी। डीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रस भरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। उसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज उसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल ज़ोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सबांची की हीरोइन गोरसल थी। गोरसल बस सर्विस वो सबांची के तलबा के लिए ही चलती थी और उन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने उससे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छुटी, तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी, उसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा ताख़ीर नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड भी देर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतज़ार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पे सियाह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बास्फोरस का अजीमुल शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो टॉक्सम स्क्वायर पे उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टॉक्सम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकज़ी चौक था। वहाँ ऐन वस्त में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेरे ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे उस पर गिर रहे थे। वो सीने पर बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार हो गया था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ सामने ही थीं। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुँची ही थी कि चटक की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाती और गिरते गिरते बची। उसके दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ साथ लटक रहा था। उसने खिफत से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ़ अंदाज में छत्तियाँ ताने गुजर रहे थे। शुक्र कि किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। उसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। उसने कुफत से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झुंझला कर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले, पाँव उनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पाँव जीना उतरने लगी। उसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था। चाहे जिस स्टेशन पर भी उतरो, वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थीं। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी।
اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ جہان سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کنکھیوں سے اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی کتار اور ان کی کتار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششتر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کمگو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پر بھی سانس روکے سامنے دیکھے گی۔ او حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجیب زہر دکھتا تھا۔ جہان سکندر! وہ بدقت رسمن مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میکھے نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن، کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھیں اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی، وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹریپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے
दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही? अगला स्टेशन सिसली है, हम उधर साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपना बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम, मैं नंगे पाँव काम पे जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटुक काजल की मिट्टी स्याही वाली आंखों से उसे देखे गई। उसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थी और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहां लाताल्लुकी से बैठा उसकी बात नहीं सुन रहा, वो उसको वही फिक्रा लुटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से उसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। उसके अंदाज में कोई खिफ़्फ़त, कोई झिझक न थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद दिनों बाद ही ऊपर सीढ़ियों के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जहान के दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसने देखा ज़मीन में एक कील निकली पड़ी थी। उससे पेशतर के वो मुतला कर पाती, जहान का पाँव उस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब उसने दोबारा पाँव उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। उसने बेख्तियार जहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज तेज चल रहा था। जहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें जख्म आया है। वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाक़तन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी तो नहीं हो क्या? बहुत टफ ज़िंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहिर मॉल। उससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर उसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद बाला खूबसूरत नीले सुनमई शीशों से ढकी इमारत थी। उसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर CEVAHIRMALL लिखा था और जहान तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फख्र से बोला था। जवाहिर अंदर से भी उतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नजर आती 5 मंजिलों के बरामदे, और हर मॉल की तरह वह दरमियान से खोखला था। ऐन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों और कुमकुमों से मुज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5 मंजिलों की बालकोनियाँ देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका ही न मिल सके। वो उस पर खासा खपा हुआ, मगर हया पुरसुकून थी। हाले नूर समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आड़ नहीं समझती थी, मगर जहान सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बालकोनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो उसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही उनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर कोटों की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो उसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली खंकी मध्यम रोशनियाँ, पीछे बजता धीमा सा म्यूजिक। ऑर्डर करो।
वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहान ने कहा। अपना कोट उतार कर उसने कुर्सी की पुष्ट पे रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोहनियाँ मेज पे टिकाए, दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरे के दोनों तरफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे। तुम्हारे उस खूबसूरत कोट की खुशी में और ये दावत मेरी तरफ से है, अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी निगाह अपने कोट पर डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। उसने जहां की बात नज़रअंदाज कर दी कि शायद वो मजाक कर रहा है। ठीक है। जहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो महव सी उसके वजीहा चेहरे को देखे गई। क्या वो जानता था कि वो उसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन था? उस रोज़ तुमने बहुत गलत बात की थी जहान। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका तो वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली, मैंने क्या किया था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम वो फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जहान, ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके, जहान ने ना समझने वाले अंदाज में इस्पात में सर को जंबिश दी, मगर वो जानती थी। उसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे उठाए तेज़ी से फिर रहे थे। पस मंज़र में बजती मौसीकी के सुर बदल गए थे। अब एक तुर्क धीमी लय वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं से इसलिए ही आ रही थी शॉपिंग वगैरह करने। वेटर कॉफ़ी ले आया था और अब उन दोनों के दरमियान झुका ट्रे से दूसरा कप उठाकर मेज़ पे रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो, जहान ने मुस्कुरा कर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब कॉफ़ी का भाप उड़ाता हुआ कप लबों से लगाते हुए जहान की आंखों में उलझन उभरी। उसने एक घूंट भरकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकीबात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कोहनियाँ मेज़ पे रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ता से बोली, क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुनी तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ, ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुल रहमान पाशा की। कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए जहान ने रुक कर ना समझी से देखा। कौन? कॉफ़ी से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को ढांप गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। कम ऑन, उसने कप रख कर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियाँ सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में कोई अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? हाले की तरह वो एक खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दिफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जहान के इशारे पे बिल ले आया था और जहान अपने बटवे से कार्ड निकालकर उसकी फाइल में रख रहा था। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना हया, ये पाकिस्तान नहीं है। जहान ने ज़रा तफाखर से जिताकर कहा तो उसके लब भींच गए। कार्ड रखकर जहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता और बिल मैं दूंगी। हया ने तेज़ी से फाइल उठाई और खोली, जैसे मैं जानता ही नहीं। जहान की अगली बात लबों में रह गई। उनके दाएं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेज़ी से उसके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का शटर शटर करता भाप उड़ाता सीजलर प्लेटर पेपर स्टेक समेत उलट गया।
मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ इकट्ठे आकर लगे। वो बिलबिला कर खड़ी हुई, फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी। दोनों वेटर बैक वक्त चीज़ें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफ़ी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफ़ी अब फर्श पे गिर पड़ी थी। जहाँ नागवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरतों और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है, दिखाओ, ज़्यादा जल तो नहीं क्या? उसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। ज़रा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं हो गई, बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके, कॉफ़ी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उसे भूल गई थी। मगर कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहसीब वेटर्स हैं यहाँ के, चलो। वापसी पे वो उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। ज़ेरे ज़मीन जाते सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टॉक्सम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ से करीब ही है, जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था, उस तरफ। जहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नॉट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन उसका एक वर्किंग डे ख़राब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी, गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूँ। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तिकलाल स्ट्रीट टॉक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? नहीं। उसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर फ़ायदा, उसने सोचा। कोशिश करूँगी। वो मुस्कुरा दी, फिर दायां हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ़ के साथ कीचड़ थी घास पे, वहीं फिसल गई। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई? हाँ। और घुटने? जहान ने मुस्कुराकर उसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने अब्रू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटनों पर भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के कित्ते की तरफ गया, झुककर 3 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वापस आकर उसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पे लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शके मिजाज नहीं होता जहान सिकंदर। उसने हंसकर अपने पैरों पे ज़रा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पे मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम ख़त्म करके घर आ जाऊँ। तुम हफ्ते की शाम में ज़रूर आना। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कम को संजीदा तबीयत का, लिया दिया रहने वाला शख्स ज़रूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी, वो जहान की ज़ीरक निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो डीजे और हाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले उसके सुर्ख हाथ पे पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? एक जगह गदली बर्फ़ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार उसके घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की गर्ज से बोली। हाले, ये बालकुनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही उसके नीचे जाओ तो वह जल उठती है। हाले, जो गौर से उसके कोट को देख रही थी, उसके सवाल पे निगाहें उठाकर उसको देखा। उनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रूह में किसी इंसान की मौजूदगी पर या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती है। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। उन दरवाज़ों के कैचर स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं,
تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھ ٹھاٹھ سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹلس میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس پڑک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ ہالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں۔ نہیں مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہالے نے مسکراہٹ دبائی کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سوٹ پہن کر نہیں نکلتے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تضحیک کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا۔ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جھتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھا۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیئر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانچی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانے پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پہ الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی۔
اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بامشکل ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح یہی عمل دہراتی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا، مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد کے رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کے پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھوپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اور اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ ہاں، کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی سی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ، یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنی گئی۔ پل بھر کو اس سے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں، اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور وہ دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔
वैसे तुम्हारी फूफो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देख कर ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शिफॉन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थी। शिफॉन का दुपट्टा उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वह लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मज़ा ही करकरा कर दिया। और डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। उफ़ो, अपने पीछे देखो, उसने झुंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबे ही माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात ये थी कि वो सलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम वतन, डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी तरफ लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। उन दोनों को देखकर ठटकी। वो डीजे की सलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी और वो दोनों उसकी सलवार कमीज। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश थी उसके पास गई। डीजे ज़रा उससे पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला, उसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाहुल हक का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे के जूते पे रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और ये खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ाते भी हैं। उधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। कभी आओ ना उधर। अंजुम उन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रही और जब डीजे को याद आया कि कोर्ट से निकलने में 5 मिनट हैं, तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सम के पार्क में संगी बेंच पे बैठी थी। उसने अपना लंबा सफ़ेद ऊनी कोट अब जर्द फ्रॉक पे पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकनज़दा चिट पे से सबीन पुप्पो का नंबर मोबाइल पे मिला रही थी। अभी तक उसने उस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फ़ोन कान से लगाया। वहाँ दूर तक सब्ज़ा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बहुतायत। हवा में उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ोन पर जाते ही घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जहान ने फ़ोन उठाया। जहान, मैं हया। उसके अंदाज में खिफ़्फ़त दर्राई। उससे कह रखा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुरकोट ने तो उसे खूब बेवकूफ़ किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सिम पे हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ। तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जहां के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओ, मुझे फूफो का नंबर लिखवा दो। जहां ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। फूफो उसे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लिरास की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़ कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। उससे फूफो किचन ही में ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना भकेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी?
वो इर्द गिर्द फैली अशिया को देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसीलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें फिर, आज तो पुलाव मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कों की मेज़ उस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियाँ काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुसल्लम मुर्ग की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पर चढ़ी देगची में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जहान भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊँ ऊपर एटेक से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटेक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे, मगर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद। आप गोश्त भूने, जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पांव चलती बाहर लॉन्ग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदावर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो ज़रा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जद फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और उसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूँ लगता था उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। उसने उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से ज़रा उठाया और नंगे पांव लकड़ी के जीनों पे चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज में एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जिहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फूफो ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पे डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब उसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटेक में आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा कार्ड कबार रखा था। वो मुतज़ब्ज़िब से अंदर आई। बत्ती न जाने किधर थी, उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सूद सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, साथ में जिहान और फूफों की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं न था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज़्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकब में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चर्च सुनाई दी थी। जिहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। उसने चंद चीज़ें उलट पुलट की तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। उसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा एटेक बेहद साफ था, माँ सवाए उन कोने में रखे 2-3 संदूकों के, जैसे उन्हें ज़मानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश्त पे एटेक का अध खुला दरवाज़ा होले से खुला कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटेक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक ककड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्दालूद खाकी शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पढ़ी। सिकंदर शाह। उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अकब में जिहान नहीं था, वो कोई और था। दराज कद, कनपटियों और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकूश नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो ऐन उसके सर पे आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घुराए थे।
بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے، وہ زور سے کھانسی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے اور چلانے لگی، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھا کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے، اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔